महाकुंभ प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए विश्व भर से लोग आ रहे हैं और पति पत्नी के साथ लोग वहां जा करके डुबकी लगाकर पानी में जल के निर्मल जल में डुबकी लगाने के बाद में अपने आप को तृप्त कर रहे हैं। और ऐसे में इस प्रकार की आशा हर एक के मन में पनप रही है कि हम भी जाएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में 27 वर्षीय पूजा जो कि जौनपुर की रहने वाली थी, उसके मन में भी ये जिज्ञासा चलती है कि वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ जाएगी और जाने के बाद में उसकी जो लालसाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। ऐसे में वो पूरा का पूरा प्लान तैयार करती है, लेकिन पति जो है वो बीएसएफ में रहते हैं, जिसके कारण से उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है। छुट्टी ना मिलने के कारण से वो घर नहीं आ पाते हैं, लेकिन पत्नी की इस बार उतावलेपन को देखते हुए वो कहते हैं कि अपने किसी रिश्तेदार के साथ में तुम जाकर के, कोई जो भाई हो तुम्हारा दूर का, उसके साथ जाकर के कुंभ में स्नान कराओ। पत्नी मौका देखती है, मौका बहुत अच्छा रहता है और वो रिश्तेदार के तौर पर अपने एक भाई को बुलाती है और उसके साथ में कुंभ स्नान करने चली जाती है। कुंभ स्नान करने जब वो जाती है तो वो अपने मन की जो शारीरिक जो भूख रहती है, जो उसके अंदर तृप्ति की जो भावनाएं रहती है, वो उसको तृप्त करती है। वो कोई भाई नहीं रहता है बल्कि उसका बॉयफ्रेंड रहता है, जो कि इस बात की भनक जब उस मिलिट्री जवान को लगती है, उस फौजी को लगती है, तो वो फौजी आनन फानन में घर आ जाता है और घर आने के बाद कुछ ऐसा कर देता है जिसको सुनने के बाद में भी आप अपने दांतों तले उंगली दबा देंगे। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, आस्था का समागम प्रयागराज, महाकुंभ का ये पावन पर्व चल रहा है। 144 वर्षों बाद में पूजा नाम की एक महिला है, जो कि जिसकी उम्र 27 वर्ष है, उसके 2 वर्ष पहले ही शादी हुई है और जिसका नाम दिवाकर है। और दिवाकर जो कि बीएसएफ में पोस्टेड है, बीएसएफ में नौकरी कर रहा है उत्तर प्रदेश में, और परिवार में अपने सास ससुर के साथ में रहती है। ससुर जी हार्ट के पेशेंट हैं और सास जो है वो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो तमाम सिर्फ घर में 3 लोग रहते हैं, सास ससुर और पूजा, और पति जो है वो बीएसएफ में नौकरी करने के लिए बाहर गए हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा घर का जो माहौल है इसी प्रकार से चल रहा होता है। जो ससुर रहते हैं वो उस अवस्था में नहीं रहते हैं कि भीड़ भाड़ के अंदर जा कर के वो किसी प्रकार के आयोजनों का आनंद उठा सके, क्योंकि उनको हार्ट की समस्या है और किसी भी प्रकार से अगर बड़ी भीड़ भाड़ और जहाँ पर आवाज़ ध्वनि ज़्यादा होती है तो उनको घबराहट होने लग जाती है। इस बात की जानकारी जब लगती है कि महाकुंभ का महा आयोजन लगा है, 144 वर्षों बाद में तमाम लोग जा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, गंगा जल अपने घर ला रहे हैं, जो दूर के आस्था की डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं, तो ऐसे में घर पे गंगा जल ला करके लोग स्नान ध्यान कर ले रहे हैं। ये बात को जब उसकी पत्नी जो पूजा है, दिवाकर की पत्नी पूजा कहती है कि मुझको भी जाना है और पता नहीं कब ये इस प्रकार का समागम दोबारा लगेगा। 144 वर्षों बाद में महाकुंभ लगा हुआ है, विश्व भर के लोग आ रहे हैं और मैं पास में ही जौनपुर में रहती हूँ। मेरे घर से केवल 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पे महाकुंभ का ये शाही स्नान चल रहे हैं और तमाम लोग जा रहे हैं। ऐसे में पति को फ़ोन लगाती है और दिवाकर से कहती है कि मुझे भी कुंभ स्नान करने जाना है। पति कहता है कि कैसे जा सकती हो, पिताजी उस अवस्था में नहीं है, नहीं ले जा सकते, माताजी बूढ़ी हो चुकी हैं और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, तो कैसे ये संभव नहीं हो सकता है। लेकिन पत्नी बार बार जिद करने लगती है। बार बार जब वो जिद करती है तो पति उसकी बातों को मान जाता है और कहता है कि तुम जाओगी कैसे, तुम अकेले तो जा नहीं सकती, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ भाड़ की जगह है, किसी भी प्रकार की वहाँ पर अनहोनी हो सकती है। इस बात को जब वो सुनती है तो वो कहती है कि आप उसकी फ़िक्र मत करिए, मेरा बुआ का लड़का है, उसको मैं बुला लूँगी, जिसका नाम राहुल है, और उसको यहाँ बुला करके फिर हम लोग चले जाएंगे साथ में और मेरे भाई के साथ में मैं 1 दिन में लौट आऊँगी। दिवाकर सोचता है कि बुआ का लड़का है और भाई है उसका, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको बुला लो अपने घर पे और साथ में चली जाओ। पूजा तुरंत सामान पैक करती है और फ़ोन लगाती है राहुल को, और राहुल को सारी बातें बताती है कि इस प्रकार से बातें हुई हैं और कुंभ स्नान करने चलना है। राहुल बोलता है मैं नहीं आऊँगा घर पर। पूजा कहती है क्यों नहीं आओगे घर? और राहुल कहता है कि जिस प्रकार से मैंने आज तक मैं कभी तुम्हारे घर पे आया नहीं हूँ और अब मैं आऊँगा और भी भाई बन के, ये मेरे से होगा नहीं। पूजा कहती है कि सिर्फ भाई तुम दिखावे के लिए बनोगे और अंदर से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, पुराने बॉयफ्रेंड हो, मेरे कॉलेज के समय के बॉयफ्रेंड हो, और ये जो प्यार है वो सिर्फ मैं और तुम जानते हो। राहुल मान जाता है और राहुल तुरंत वहाँ से आता है, बैग उठाता है, बैग पैक करता है, वो भी पहुँच जाता है पूजा के घर जौनपुर। जब वो पहुँचता है, अपने जो उसके सास ससुर रहते हैं उनसे जा कर के उनके पैर पड़ता है, उनसे मिलता है, कुछ देर बातचीत करता है
और आधे घंटा ही बीता रहता है कि वो अपने पूजा की सास से कहता है कि अब पूजा जल्दी करो, अब मुझे यहाँ से चलना है। पूजा की सास कहती है कि अभी अभी तो आए हो, अपने बहन के घर ही तो हो, इतनी जल्दबाजी किस बात की है, एक दिन रुक जाओ, अब कल आप तुम लोग दोनों जाना। लेकिन राहुल बोलता है नहीं, मुझको बहुत जल्दी है, मुझको बहुत सारा काम है, इसलिए जल्दी से जल्दी पूजा यहाँ से जल्दी निकलो। तो घर वाले भी सोचते हैं कि हाँ दोनों भाई बहन हैं, और जिस प्रकार से वो अपने उसको भैया भैया करके बुलाती भी है राहुल को, सारी बातें हो जाती हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच में तालमेल बनने लग जाता है और दोनों पूरा कपड़ा पैक करते हैं और बैग लेकर के निकल जाते हैं। बस पकड़ते हैं, बस पकड़ के सीधा प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज पहुंचने के बाद में दोपहर तक पहुंच जाते हैं। वो घूमते हैं, वहां पर स्नान करते हैं, शाम का समय हो जाता है। तो दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना आज की रात यहीं रुक लिया जाए और कल सुबह यहाँ से घर के लिए चला जाएगा, जौनपुर के लिए। तो जो पूजा रहती है वो राहुल से कहती है तो हम लोग रुकेंगे कहाँ पर। तो प्रयागराज में ही जब वो लोग बाहर आते हैं, बाहर संगम घाट से जब स्नान करके कुछ वहाँ पर ख़रीदारी भी करते हैं, मेला भी घूमते हैं, चाट समोसा खाते हैं। उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो वो वहीं पर पास में ही एक होटल रहता है, उस होटल में जाते हैं और पूजा कहती है कि यहाँ पर तुम 2 रूम लो। राहुल कहता है कि 2 रूम क्यों, यहाँ पर तो क्यों फालतू पैसे वेस्ट करना, 1 रूम लो, 1 रूम में मैं नीचे सो लूँगा, तुम बेड पर सो लेना। पूजा कहती है नहीं, अब मेरी शादी हो चुकी है और इस प्रकार से मैं किसी भी प्रकार से ये अपने ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं लगाना चाहती कि कल के दिन कोई ऐसा मुझको कहे कि तुम एक ही रूम में दोनों लोग सोए हुए थे। इस बात को जब वो राहुल सुनता तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो, हम तो भाई बहन हैं और तुम बेड के ऊपर सो जाओ ना, मैं बेड के नीचे सो जाऊंगा बिस्तर लगा करके। तो ये बातें तय होती है, दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे बात तय हो जाती है कि चलो एक ही रूम लिया जाएगा। 1 रूम लेते हैं दोनों लोग। रूम की चाबी लेने के बाद में रूम में चले जाते हैं, कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। खाना खाने के बाद में दोनों बैठते हैं और पुरानी बातें याद करने लग जाते हैं कि किस तरीके से वो कॉलेज के दिनों में मिला करते थे, स्कूल के दिनों में मिला करते थे। उनकी प्यार की स्टोरी, बाइक पे चलना, बारिशों में गीला होना और चोरी चोरी छुप छुप के मिल करके एक दूसरे से प्यार करना, ये सारी बातें वो आपस में करने लग जाते हैं। ये बातें करते करते जो राहुल रहता है उसके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और जो दिवाकर की पत्नी रहती है पूजा, वो उसको चुप कराने लगती है। वो कहती है कि रो क्यों रहे हो, अब ये सारी चीज़ें जो बीत गई वो बीत गई, अब तो सुनहरा भविष्य अब अच्छा होना चाहिए, मेरी शादी हो चुकी है, तुम भी कहीं शादी कर लो। ये बातें उन दोनों के बीच में चल रही होती है। अचानक खाना आता है, दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में एक रोमांटिक मूवी लगाते हैं मोबाइल के अंदर और दोनों ईयरफोन लगा करके सुनते हुए लेट जाते हैं। धीरे धीरे सीन देखते हुए जिस प्रकार से सीन चलता रहता है उसी प्रकार से जो राहुल रहता है उसकी पत्नी दिवाकर की जो पत्नी रहती है पूजा, उसके बदन पे वो हाथ सहलाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, मूवी आगे बढ़ती है। उसी प्रकार से वो भी दोनों एक दूसरे के साथ में फिर संबंध बनाने की उस पोजीशन पे आ जाते हैं जहाँ पर वो अपने पति को दिवाकर को भूल जाती है और जो राहुल नाम का जो लड़का रहता है वो धीरे धीरे उसको अपने बाहों में लेने लग जाता है और फिर उनकी शुरुआत हो जाती है एक किस से। फिर जो पूजा रहती है वो मना कर देती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मेरी शादी हो चुकी है। फिर दिवाकर जो है और जो राहुल है वो पूजा को मनाता है, बातचीत करता है, कहता है कि अब मुझको ये सब पता नहीं था कि तुम इतना बदल जाओगी और तुम्हारे अंदर इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी कि मेरे पुराने प्यार को भूल जाओगी। मैं तो समझ रहा था कि अभी तक तुम मुझको प्यार करती थी। जब वो धीरे धीरे देखता है कि अब जो पूजा है उसकी भी आंखें नम होने लगी है, उसको पुरानी यादें ताज़ा होने लगी हैं, वो धीरे धीरे सारी बातें बताना शुरू करता है कि कैसे कैसे उसने गुलाब ला के गुलाब का फूल दिया था, कैसे कैसे वो रातों को दौड़ दौड़ कर उसके पास मिलने के लिए आया करता था। ये सारी बातें जब वो बताता है तो पूजा को ये सारी चीज़ें जब याद आती हैं तो पूजा भी उसकी भावनाओं में बहने लग जाती है। भावनाओं में इस कदर बह जाती है कि वो भूल जाती है अपने पति को और सारे वस्त्र उतारती है और दोनों आपसी संबंध से शारीरिक संबंध बना लेते हैं और पूरी रात एक दूसरे को तृप्त करते हैं। वो तृप्ति पूजा को इस प्रकार का सुकून चैन देती है जो कि वो अपने पति से नहीं पाती है। दोनों हंसी खुशी के पल बिताते हैं पूरी रात्रि। सुबह का समय होता है, तुरंत बस पकड़ते हैं, होटल से चेकआउट करते हैं, बस पकड़ करके जौनपुर चले आते हैं। जौनपुर जब वो बस स्टैंड पर पहुँचते हैं, पूजा कहती है राहुल अब तुम मेरे घर चलो। राहुल इसी आस में था कि पूजा कब कहे घर चलने के लिए और मैं घर चलूँ और फिर से उसके अंदर जो विकार उत्पन्न हो रहे थे और वो सारे विकार घर पर भी आकर के पूरा करना चाहता था।
पूजा की बात मान करके राहुल घर चले आता है और घर जब आता है तो आने के बाद में प्रसादी जो लाता है वो सासू माँ को देता है। सासू माँ प्रसादी ग्रहण करती है और ससुर जी प्रसादी ग्रहण करते हैं और इन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों बहुत थक गए होंगे। शाम का समय भी हो रहा था, तो जो दिवाकर की माँ है, जो पूजा की सास है, उसने राहुल को मना किया कि अब घर मत जाओ, अभी आज की रात यहीं रुको, अब 1-2 दिन बाद घर जाना, तब तक तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी। राहुल इसी बात के इंतज़ार में था। राहुल वहाँ पर रुक जाता है और रुकने के बाद में शाम का समय रहता है, दोनों थके हुए रहते हैं, खाना खाते हैं, खाना बनता है, खाना सास बनाती है, सभी लोग खाना खाते हैं, चारों लोग, और जो ससुर रहते हैं दवाई खाते हैं क्योंकि हार्ट के पेशेंट रहते हैं, वो जाकर कमरे में सो जाते हैं। जो सास रहती है वो अपने कमरे में सो जाती है और जो पूजा रहती है वो भी तुरंत सारा का सारा जो डोर दरवाज़ा रहता है बंद करके अपने कमरे में लेट जाती है। राहुल जो है वो मोबाइल कुछ देर चलाता है, चलाने के बाद में अपने कमरे में सो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जैसे ही अर्धरात्रि होती है, 12-1 बजे का समय होता है, अचानक से राहुल की नींद खुलती है। वो धीरे धीरे पूजा के कमरे की तरफ जाता है, हल्का सा दरवाज़ा खटखटाता है, पूजा अंदर से दरवाजे को खोलती है और दोनों धीरे से कमरे के अंदर हो जाते हैं और पूजा दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। फिर दोनों के बीच में वही सिलसिला शुरू होता है जो उन्होंने प्रयागराज में शुरू किया था। रात को 1 बार नहीं 2-2 बार उन्होंने शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया और जिस प्रकार से पूजा की सुकून भरी सिसकियाँ जो निकल रही थी, जो शारीरिक संबंध बनाने के दौरान एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, वो सारी आवाज़ें जो जब बाहर निकल रही थी रात के अंधेरे में, जब थोड़ी सी भी बात की जाए बड़ी दूर तक आवाज़ जाती है। इस बात को जब उसकी सास के कानों तक की इस आवाज़ को जब वो सुनती है तो वो तुरंत दरवाजे के पास पहुंचती है और कान लगाकर धीरे से सुनने का प्रयास करती है। जैसे ही कान लगाती है, सास ये एहसास कर लेती है कि ये तो मेरी बहू की आवाज़ है और इस प्रकार की सिसकियाँ क्यों ले रही है। वो तुरंत वहाँ से जाती है और राहुल को दरवाज़ा खटखटाती है। राहुल का दरवाज़ा पूरा खुला रहता है। जैसे ही वो अंदर देखती है वो चौंक जाती है कि राहुल कहाँ गायब हो गया। तुरंत वो पूजा के कमरे की तरफ जाती है, पूजा का दरवाज़ा खटखटाती है, पूछती है, बहू क्या बात है, क्या कर रही हो तुम अंदर, तुम्हारी आवाज़ें ऐसी क्यों निकल रही हैं। अंदर राहुल और जो पूजा रहती हैं वो इतने ज़्यादा मदहोश रहते हैं कि वो भूल चुके होते हैं कि बाहर से कोई आवाज़ भी लगा रहा है। वो पूरी तरीके से तेज़ी से अपने एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने में उस चरम सीमा तक पहुंच चुके होते हैं जब कोई एक पति पत्नी जिस प्रकार से संबंध बनाता रहता है। इसी बात को जब सास को बाहर से पता चलता है कि ये तो दोनों कुछ गलत काम कर रहे हैं, वो तुरंत अपने ससुर के पास जाती है, अपने पति के पास जाती है जो हार्ट का पेशेंट रहता है, उसको उठाती है, उसको लेकर के तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और तुरंत दरवाज़ा खुलवाती है। ज़ोर ज़ोर से जब दरवाज़ा पीटते हैं तो उनके कानों तक आवाज़ जाती है। दोनों जो एक दूसरे के बाहों में तृप्ति का अनुभूति कर रहे होते हैं, तुरंत वो कपड़े पहनना शुरू करते हैं। जैसे ही पूजा दरवाज़ा खोलती है और बालों को जब देखती है उसकी सास, और जो उसका जो मुँह बोला भाई रहता है जिसका नाम राहुल रहता है, राहुल को जब वो देखती है जिस प्रकार से उसके कपड़े, उसके होठों पर निशान और जिस प्रकार से लिपस्टिक के निशान उसके गर्दनों पे तमाम जगह पर जब दिखाई देता है, सास देरी नहीं करती है, तुरंत पहचान जाती है कि इन दोनों के बीच में कुछ अलग ही रिश्ता है, ये दोनों भाई बहन नहीं हैं। और तुरंत वो कहती है कि आज तो तुमने पूरे रिश्ते को शर्मसार कर दिया, तुम इसके भाई नहीं हो, तुम कोई और हो, बताओ तुम कौन हो। पूजा पैर पकड़ कर रोने लग जाती है अपने सास के और कहती है कि माँ जी मुझको माफ़ कर दो, ये मेरा पुराना आशिक है और ये मेरा कोई भाई नहीं है, इसका नाम राहुल है और ये मेरे बचपन का ही दोस्त है और मेरे पूरे कॉलेज के समय तक ही मेरा बॉयफ्रेंड रहा था, लेकिन बेरोज़गार होने के नाते मेरे पिताजी ने इससे शादी नहीं की, लेकिन अब मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूँगी। इस बात की भनक जब ससुर को लगती है और सास को लगती है, सास कहती है कि अभी मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे पति को फ़ोन लगाकर सारी बातें बताऊंगी, अब जो करेगा वही करेगा। सास जो रहती है तुरंत फ़ोन लगाती है दिवाकर को जब ये बात की जानकारी लगती है तुरंत वो आओ देखता है ना ताओ दूसरे दिन छुट्टी लेकर के घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वो क्रोध में इतना ज़्यादा गुस्सा रहता है कि वो बैठा रहता है सोफ़े पर और राहुल और पूजा दोनों उसके सामने जाते हैं। पूजा उसका पैर पकड़कर रोने लग जाती है। इस बात को जब दिवाकर देखता है तो गुस्से से लाल हुआ दिवाकर उठता है, खड़ा होता है और कहता है कि पूजा, मैंने ये नहीं जाना था कि मैं तुमको इतनी खूबसूरत पत्नी लाने के बाद में सभी लोग तुम्हारी इतनी तारीफ़ें कर रहे थे। मैं अपने दोस्तों के बीच में तारीफ़ करता था कि मेरी जो पत्नी है किसी हीरोइन से कम नहीं है, मेरी पत्नी के ऊपर मुझको बड़ा गुमान है, मुझको पूरा घमंड है। उसको तुमने शर्मसार कर दिया, उसको तुमने तार तार कर दिया। अब मैं बताओ क्या मुँह लेकर सबको दिखाऊँगा।
इस बात को जब पूजा सुनती है, पूजा की आंखों से और तेज से आंसू आने लग जाते हैं। वो तुरंत उससे लिपट लिपट कर रोने लग जाती है, लेकिन दिवाकर गुस्से से इतना क्रोधित रहता है कि उसको झटक देता है और कहता है पूजा दूर हो जाओ। और जैसे ही क्रोध में वो तुरंत एक डंडा उठाता है और बहुत तेज़ी से राहुल की तरफ बढ़ता है। और जैसे राहुल की तरफ वो तेज़ी से बढ़ता है, पूजा उसकी पाँव को पकड़ लेती है और कहती है कि दिवाकर मुझको माफ़ कर दीजिए, एक बार माफ़ कर दीजिए, अब मैं आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, इसको छोड़ दीजिए। दिवाकर गुस्से से लाल हुआ रहता है। धीरे धीरे गांव के आसपास के लोग भी वहाँ इकट्ठे हो चुके होते हैं। सभी लोग आपस में सुगबुगाहट की बातें कर रहे होते हैं कि क्या बात है, ऐसा क्या हो गया कि अचानक दिवाकर जो भी छुट्टी से गया था इतनी जल्दी घर वापस आ गया, और ये राहुल नाम का जो ये लड़का है ये कौन है। ये सारी बातें चली रही थी। तभी अचानक से दिवाकर बोल उठता है, अरे पगले राहुल, मैं तुझको क्यों मारूंगा, जब मेरा ही सिक्का खोटा है तो इसमें तेरी क्या गलती है, तू मेरे पास जल्दी से आ। राहुल वहाँ पहुँचता है और अपनी गलती मानता है, पैरों पे गिर जाता है और फौजी जवान वहाँ बैठता है, दोनों को साथ में बैठाता है और पूजा का हाथ पकड़ता है और राहुल का हाथ पकड़ता है, एक दूसरे के हाथों में हाथ को रख देता है। पूजा का हाथ उठा कहता है कि अब आज से पूजा तुम्हारी अमानत है और अब इसी समय से दोनों मेरे घर से दूर हो जाओ। किसी भी प्रकार से मैं कोई यहाँ पे किसी भी प्रकार का बड़ा माहौल नहीं खड़ा करना चाहता, किसी भी प्रकार से मैं मेरे परिवार की बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ और तुम्हारा अगर ये आशिक पुराना है, सच्चा है, तो ये तुम्हें तुम्हारे साथ रखेगा। पूजा गिड़गिड़ाती है, रोती है, कहती है कि नहीं वो ऐसे मत करिए, मेरे माता पिता क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, उनकी इज्जत चली जाएगी। तो राहुल जो दिवाकर रहता है वो इतना ज़्यादा क्रोध में रहता है, वो कहता है कि तुम्हारे माता पिता की इज्जत है, हमारी इज्जत कुछ नहीं है, मेरी इज्जत के बारे में तुमने कुछ भी नहीं सोचा, तो मैं अब क्या सोचूं। और तुम्हारा जो पुराना आशिक है, जो आज तक तुम्हारे साथ में इस प्रकार का रिश्ता निभा रहा है, आगे का भी रिश्ता इसी के साथ तुम अपना बरकरार रखो और मेरा साथ छोड़ो। मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे ऊपर ब्लेम नहीं करता हूँ, तुमसे अगर ये सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारे साथ में रहेगा। दोनों ये बातें सुनते हैं और दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया जाता है। गांव के लोग भी उन्हें बाहर कर देते हैं, कहते हैं कि अब इस गांव से चले जाओ। दिवाकर बुरी तरीके से टूट चुका होता है और जो दिवाकर की पत्नी पूजा रहती है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से मेरे साथ में मेरे जीवन में ये क्या हो गया। और जो राहुल नाम का लड़का रहता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो तो सिर्फ जिस्म की भूख प्यास मिटाने आया था, ना कि इस प्रकार का उसको लेकर के उसके साथ में शादी करना या उसके साथ में रहने की उसके मन में कोई इच्छा थी। दोस्तों, इस खबर को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है, सजग करना है कि समाज के अंदर जिस प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप अतीत के साथ में भुला दें तो ही अच्छा होता है, ना कि जब आपकी आगे की ज़िंदगी जो चल रही होती है उसके अंदर अगर पुराने अतीत को आप जोड़ेंगे तो इसी प्रकार से आपका भी रिश्ता टूट सकता है। वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, कमेंट करिएगा, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और जो भी कमेंट करेंगे इस वीडियो के, जो भी अगला वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें अंतिम में आपका नाम ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।